हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल यूपीएससी नेट जेआरएफ। आज हम लोग ज्वालामुखी से निर्मित बाह्य स्थलाकृति को पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ज्वालामुखी से निर्मित आंतरिक स्थलाकृति को, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जब लावा धरातल के ऊपर नहीं पहुंच पाती और चट्टानों के अंदर फंस कर ही रह जाती है और अलग अलग आकृति बना लेती है तो उसे आंतरिक स्थलाकृति कहते हैं। जिसमें से कुछ उदाहरण हम लोगों ने देखा था बैथोलिथ, लेपोलिथ, लोकोलिथ, फेकोलिथ, स्टॉक, सील और डाइक को। आज हम लोग ज्वालामुखी से निर्मित बाह्य स्थलाकृति को पढ़ेंगे। तो बाह्य स्थलाकृति दो प्रकार की बनती है। एक महाद्वीप पर बनती है जिसे महाद्वीपीय स्थलाकृति बोलते हैं, और एक महासागरीय स्थलाकृति बनती है जो कि महासागर के अंदर ज्वालामुखी से बनती है। पहले हम लोग ज्वालामुखी से निर्मित महाद्वीपीय स्थलाकृति को डिस्कस करते हैं, जिसका प्रमुख उदाहरण है ज्वालामुखी शंकु, जिसे कोन भी कहते हैं, ज्वालामुखी प्लग या डाट, और ज्वालामुखी पठार, ज्वालामुखी ट्रैप, ज्वालामुखी गर्त। और जब यही गर्त में पानी भर जाता है तो उससे क्रेटर झील और कॉल्डेरा झील कैसे बनता है, इनके बारे में एक और चीज़ जान लेते हैं हम लोग। महाद्वीप में जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है उसे केंद्रीय उद्गार बोलते हैं, और जो महासागर में ज्वालामुखी से उद्गार होता है उसे दरारी उद्गार बोलते हैं। इससे रिलेटेड एक और चीज़ जानते हैं हम लोग कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो लावा धरातल के अंदर रह जाती है उससे जो आंतरिक आकृति निर्मित होती है वो ग्रेनाइट चट्टानों में होती है, और यही लावा जब बाहर निकल जाती है धरातल के तो उसे बेसाल्ट चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, धरातल के नीचे ग्रेनाइट चट्टान और वही लावा जब बाहर निकलती है तो धरातल के ऊपर बेसाल्ट चट्टान। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पहला पॉइंट को समझते हैं, ज्वालामुखी शंकु। ज्वालामुखी शंकु से कई प्रकार की आकृति बनती है, उसी को हम लोग ऐसे बांट के पढ़ेंगे। ज्वालामुखी शंकु को समझते हैं कि आखिर ये कैसे बनता है आकृति। तो देखिए यहाँ पे ज्वालामुखी का उद्गार जब होता है और ये धरातल के ऊपर आता है तो ये धीरे धीरे ऐसे फैल जाता है, और ये पाइप जैसा अंदर रहता है, और धीरे धीरे ये जो फैलता है ये शंकु के आकार का रूप ले लेता है। इसे ही कोन कहेंगे या शंकु कहेंगे, और ये ज्वालामुखी से निर्मित है इसलिए इसे ज्वालामुखी शंकु कहेंगे। अब ज्वालामुखी शंकु से पहला हम लोग देखते हैं शील्ड को। शील्ड का जो लावा होता है वो पतला और कम चिपचिपा होता है, और ये काफ़ी दूर तक फैला होता है, और दूर तक जो फैल जाता है तो इसका आकार ढाल के जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे शील्ड कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण एक हवाई द्वीप का मोना लोआ है। ठीक है, नेक्स्ट है मिश्रित ज्वालामुखी शंकु, जिसे स्ट्रैबो भी कहते हैं। और मिश्रित देख के ही समझ में आ रहा होगा आपको कि लावा के साथ साथ में राख और ज्वालामुखी के अन्य पदार्थ जो मिक्स होते हैं उसे ही मिश्रित ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। ये ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृति में सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा होता है, और इसका विस्फोट काफ़ी उग्र होता है। तो इस याद रखिएगा, मिश्रित या स्ट्रैबो ज्वालामुखी आकृति। नेक्स्ट है परजीवी। देखिए, परजीवी जो कोन है वो जब ज्वालामुखी का लावा इस पाइप से होकर बाहर निकलती है और एक कोन जैसा आकृति बनाती है, और ये जो पाइप के अंदर जो लावा फंसा रहता है ये ठंडा हो जाता है और यहाँ ठोस हो जाता है, और फिर जब दोबारा इसमें से ज्वालामुखी उद्गार होता है और ये नहीं बाहर निकल पाता है अच्छे से, तो ये अलग यहाँ से अलग कोन बना लेता है जिसके थ्रू ये निकलता है, और ऐसा कोन बहुत सारा बन जाता है ज्वालामुखी के शंकु में, उसे ही परजीवी कोन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सिंडर या राख ज्वालामुखी। सिंडर ज्वालामुखी जो है जब ये निकलता है तो ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और यहीं पे जमा होकर ये राख जैसा दिखाई देता है, और इसका आकृति छोटा होता है, ऊंचाई भी कम होता है, उसे सिंडर या राख ज्वालामुखी कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ज्वालामुखी प्लग या डॉट। ये बहुत ईजी है। देखिए यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है यहाँ पे से, और ये जो पाइप है दिख रहा है जिसके थ्रू ज्वालामुखी निकल रहा है, ये इस पाइप को ही प्लग कहते हैं या डॉट कहते हैं। ठीक है, इस प्लग या डॉट के अंदर ही ज्वालामुखी का जो लावा है वो ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इसे ज्वालामुखी प्लग या डॉट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ज्वालामुखी पठार। ज्वालामुखी पठार जो है जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है और ये अपने क्षेत्रों में दूर तक फैल जाता है तो ये पठार का आकृति का रूप ले लेता है, जिसका उदाहरण भारत के दक्षिण क्षेत्र में दक्कन का पठार है। ठीक है, अब देखते हैं ज्वालामुखी ट्रैप। देखिए, जब ज्वालामुखी जो पठार बना है इसके ऊपर कई हज़ारों सालों तक ऊपर से मृदा वगैरह का जमाव हो जाता है, मिट्टी का जमाव हो जाता है, और इस पे
पेड़ पौधे उगाते हैं, जीव जंतु रहने लगते हैं। जब फिर से यहाँ से ज्वालामुखी का उद्गार होता है दोबारा हज़ारों सालों के बाद, और ये क्रिया बहुत सालों तक चलते रहता है, तो वापस से ये जो नीचे ज्वालामुखी का उद्गार हुआ और ऊपर ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है, उसके बीच में जो जीवाश्म है, जीव वनस्पति वगैरह सब फंस के रह जाता है, ट्रैप हो जाता है इसमें, तो इसे ज्वालामुखी ट्रैप कहेंगे। ज्वालामुखी ट्रैप का एक उदाहरण है भारत के दक्षिण में दक्कन का ट्रैप। दक्कन का पठार भी है, दक्कन का ट्रैप भी है। ओके, नेक्स्ट है ज्वालामुखी गर्त। गर्त हम लोग देखते हैं, गर्त का यहाँ 4 प्रकार है, मार, क्रेटर, काल्डेरा, नेस्ले। देखते हैं एक एक करके इसको हम लोग समझते हैं। ये क्या है? मार जो होता है, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है और ऊपर छोटा मुंह बनता है ज्वालामुखी का, तो उसे मार कहेंगे। ठीक है, जैसे कि ये ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है और यहाँ पे छोटा मुंह बनेगा, तब इसे मार कहेंगे। नेक्स्ट है क्रेटर। जब यही मार बड़ा रूप ले लेता है तो उसे क्रेटर कहेंगे। ठीक है, और क्रेटर ही जब और बड़ा आकृति एकदम धारण कर लेता है, इतना बहुत बड़ा इससे, तब इसे काल्डेरा कहेंगे। और नेक्स्ट है नेस्ले। देखिए यहाँ पे ध्यान से, जो काल्डेरा बना है, जब ये ठंडा हो जाता है और बड़ा गड्ढा बन जाता है, इसके अंदर ही धीरे धीरे जब लावा निकलते रहता है और निकलने का इसको जगह नहीं मिलता है, तो ये जगह जगह छिद्र बना लेता है, अपना जगह जगह छिद्र बना लेता है और यहाँ से लावा का उद्गार होता है। तो ये देखने में घोंसला जैसा लग रहा है, नेस्ट जिसे कहेंगे। आपको नेस्ले ज्वालामुखी गर्त समझ में आ गया होगा। ये घोंसला का आकृति बनता है, इसमें ये अंडा के जैसा दिखाई देता है जब ज्वालामुखी फूटता है यहाँ से और बीच बीच में से निकलता है, तो इसे नेस्ले कहेंगे। ठीक है, तो अब ये जो है, जो क्रेटर है और काल्डेरा है, ये जब ठंडा हो जाता है पूरी तरह से और काफ़ी सालों तक, हज़ारों सालों तक इसमें से ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है, तो ये बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। और वो गड्ढा में जब धीरे धीरे पानी जमा हो जाता है, बरसात का पानी, तब इसे क्रेटर झील या काल्डेरा झील बोलेंगे। ठीक है, काल्डेरा झील का सबसे बड़ा उदाहरण है जापान का ओसो। जापान का ओसो जो काल्डेरा झील है, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। विश्व का सबसे बड़ा काल्डेरा झील ओसो है। कई किताबों में 27 किलोमीटर इसका चौड़ाई दिया गया है, किसी किसी में 21 किलोमीटर है। तो जो मेरा सबसे ऑथेंटिक बुक है खुल्लर का, उसमें 27 किलोमीटर इसका चौड़ाई दिया हुआ है। ठीक है, ये तो काल्डेरा झील का उदाहरण हो गया। अब है क्रेटर झील का उदाहरण। क्रेटर झील का उदाहरण हमें टिटिकाका झील, जो कि दक्षिण अमेरिका में है, वो इसका एक फेमस उदाहरण है। और हमारे दक्षिण भारत में महाराष्ट्र के ज़िले में लोनार का झील जो है, वो क्रेटर झील का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा बाह्य आकृति से निर्मित ज्वालामुखी की स्थलाकृतियाँ। इसको हम लोग फिर से समझ लेते हैं एक बार। बाह्य आकृति में जो ज्वालामुखी है, उस 2 तरह के, महाद्वीपीय और महासागरीय। महाद्वीप में जो उद्गार होता है उसे केंद्रीय उद्गार बोलेंगे, और जो महासागर में उद्गार होता है उसे दरारी उद्गार बोलेंगे। इसमें से प्रमुख है ज्वालामुखी शंकु, जिसमें सील्ड देखें हम लोग, मिश्रित स्ट्रैबो शंकु देखें, परजीवी कोन देखें, सिंडर या राख कोन देखें। ज्वालामुखी प्लग या डार्ट भी है, जो कि यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। ज्वालामुखी पठार, ज्वालामुखी ट्रैप, जो कि वनस्पति बीच में ट्रैप हो जाती है, जीवाश्म वगैरह जो दोनों ज्वालामुखी के परतों में ट्रैप हो जाती है, उसे ज्वालामुखी ट्रैप बोलेंगे। ज्वालामुखी गर्त हो गया, जो कि उद्गार के ऊपर जो गड्ढा बन जाता है, वो छोटा रहेगा तो मार होगा, उससे बड़ा होगा तो क्रेटर, उससे बड़ा होगा तो काल्डेरा होगा। और जब काल्डेरा में भी अलग अलग छिद्र जब बनेगा, तो वो अंडे के आकृति में घोंसला में जो दिखाई देगा, उसे नेस्ले कहेंगे। ठीक है, फिर जब यही क्रेटर या काल्डेरा पूरी तरह से ठंडा होता है, उसमें ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है, तो उसमें पानी भर जाता है, वर्षा का जो जल भर जाता है, तो उससे क्रेटर झील का निर्माण होता है, काल्डेरा झील का निर्माण होता है। क्रेटर झील का उदाहरण हम लोग देखें कि दक्षिण भारत के जो महाराष्ट्र में ज़िले में है, लोनार का झील, वो क्रेटर झील का उदाहरण है। और टिटिकाका का झील, जो कि दक्षिण अमेरिका में है, वो क्रेटर झील का उदाहरण है। और काल्डेरा का झील का सबसे बड़ा उदाहरण जापान में है, ओसो काल्डेरा झील, जो कि 27 किलोमीटर या 21 किलोमीटर के आसपास है। अब वही हम लोग महाद्वीप वाला देख लिए। अब हम लोग महासागर की आकृति को देख लेते हैं, जिसमें से पहला है मध्य महासागरीय कटक, मेडियन वैली, महासागरीय गर्त, महासागरीय बेसिन, महासागरीय पठार, द्वीप चाप और फेस्टून। महासागर से बनने वाली आकृति जो है, वो दरारी उद्गार से बनती है। तो आपको पता होगा करंट सिचुएशन में जो अफ्रीका महाद्वीप का प्लेट है, उसमें दरारी भ्रंशन की वजह से उसमें दरार आ चुका है और वो 2 पार्ट में अलग होने वाला है, जैसा कि देखिए यहाँ पे आकृति में।
यहाँ एक न्यास झील है, यहाँ एक न्यास झील है जो मिस्र की नील नदी से होते हुए टर्की तक जाती है, और यहीं पे भ्रंश का निर्माण हो रहा है जिसे मध्य महासागरीय कटक कहेंगे। ये अफ्रीका को 2 पार्ट में बांटने वाला है, एक इधर पार्ट ये चला जाएगा और एक इधर पार्ट चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेडियन वैली। मेडियन वैली जो है वो कटक जो होता है, ये जो कटक होता है इसके बीच में ये जो श्रृंखला बनती है इसे ही मेडियन वैली कहेंगे। महासागरीय गर्त का उदाहरण है मरियाना ट्रेंच और फिलीपीन ट्रेंच। महासागरीय बेसिन हमें गिनी का बेसिन, पेरू का बेसिन और कनारी के बेसिन में देखने को मिलता है। और महासागरीय पठार का उदाहरण है ब्रोमली जो कि ब्राज़ील में है और दक्षिण अटलांटिक का क्षेत्र। नेक्स्ट है द्वीप चाप। द्वीप चाप को इंग्लिश में आइलैंड आर्क भी कहते हैं, जो कि ज्वालामुखी से निर्मित द्वीपों का श्रृंखला होता है, और इसका उदाहरण है जापान और इंडोनेशिया। ये और कई सारे उदाहरण हैं, लेकिन ये 2 बड़े देशों का उदाहरण है। ये दोनों बड़े देश ज्वालामुखी के उद्गार से जो द्वीप चाप आइलैंड आर्क बना है, इसी का उदाहरण है जापान और इंडोनेशिया, ठीक है। और द्वीप चाप का ही जो छोटा रूप होता है, जो छोटे छोटे द्वीप बनते हैं, ये तो बड़े द्वीप हो गए, और जो छोटे द्वीप बनते हैं उसे फेस्टून कहते हैं। फेस्टून का उदाहरण हम लोग देखते हैं जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बीच का क्षेत्र है। ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया। इसके बीच में जो छोटे छोटे आइलैंड देखने को मिलते हैं जो कैरिबियाई द्वीप हैं, ये है फेस्टून के उदाहरण। इसी तरह हमने महाद्वीप से निर्मित स्थलाकृतियों को देख लिया है जो कि ज्वालामुखी से बनती है। तो इस तरह से हमारा आंतरिक और बाह्य ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियाँ पूरी तरह कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।